नमस्ते दोस्तों, ब्लॉग बाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं 6 डीप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगते हैं क्रिप्टो स्पेस में। डीप इन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। और इन कुछ 3-4 दिन में मैंने जितना रिसर्च किया, मेरे को ये 6 प्रोजेक्ट्स मिले जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। और इसी वीडियो में मैं इन 6 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा। पर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले पहले हम डीप इन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हो सकता है आपको डीप इन के बारे में ऑलरेडी पता हो, बट वो लोग जो डीप इन के बारे में नहीं जानते, डीप इन एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। और उसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स। अब ये बेसिकली, अगर आप नटशेल में या मोटा मोटी समझें, तो एक ये नेटवर्क है फिजिकल डिवाइसेस का जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और इनका खुद का एक टोकन रहता है। और ये नेटवर्क को भी जो भी यूज़ करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस नेटवर्क पे बने रहने चाहिए। इसके लिए एक टोकन इंसेंटिव मैकेनिज्म यूज़ होता है। तो ये मोटा मोटी डीप इन है। अब डीप इन के कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल्स, अगर आप ने कुछ थोड़ा बहुत, अगर आप क्रिप्टो न्यूज़ देखते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, जैसे हाइव मैपर, हीलियम या डीमो। अब ये मॉडल इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप समझें कि अगर आप एक, सपोज माने आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको एक आइडिया, एक नया डिवाइस बनाने का, एक नया हार्डवेयर बनाने का, एक नया प्रोडक्ट बनाने का। अ, तो उसमें अगर वो हार्डवेयर प्रोडक्ट है तो इनिशियली उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनिशियल कॉस्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। और एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद भी अगर आप कॉस्ट ले भी लें, आपको अगर फंडिंग मिल भी जाती है या आप अपने खुद के पैसे लगा भी लेते हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट का यूसेज को या उसके अराउंड की जो यूसेज है उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो डीप इन क्या करता है, ये जो ग्रोथ वाला जो एस्पेक्ट है, ये बॉटम अप अप्रोच लेता है। तो इंस्टेड कि आप एक्सपेक्ट करें कि लोग आपके पास आए, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश करें, डीप इन में ये इसको उल्टा कर दिया जाता है। डीप इन में आप सीधा एंड यूजर के पास जाते हैं, एंड यूजर को बोलते हैं कि आप देखिए, हमारा एक प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कीजिए, और अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी एंड यूजर के पास जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर, आप उससे पैसा लेते हैं, कहते हैं कि आप इतने पैसे से हमारा प्रोडक्ट खरीदें और यूज करें, दैट इज इट। बट डीप इन में, क्योंकि ये क्रिप्टो और पब्लिक ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में बना रहता है, तो आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के अलावा उस प्रोडक्ट के साथ जो सर्विसेज आपको मिलती हैं, उसके अलावा आपको एक रिवॉर्ड भी मिलता है, एक इंसेंटिव भी मिलता है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप फिर ये कम्युनिटी को धीरे 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 ऑर्गेनिकली ग्रो कर सके। ठीक है, सो ये एक मोटा मोटी आपको समझ में आना चाहिए डीप इन के बारे में। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए डीप इन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो अगर आप लैंडस्केप देखें डीप इन का, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें 4 मुख्य कैटेगरीज हैं। पहला है सर्वर, जहाँ पे कि आप डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को के अराउंड कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। दूसरा है सेंसर या आईओटी डिवाइसेस, जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड डेटा कैप्चर कर रहे हैं और उसके उसके ऊपर कुछ आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाया हुआ है। तीसरा है वायरलेस, ये डिवाइसेस और सर्वर्स और ये कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको इनेबल करने के लिए। और चौथा है मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आईओटी डिवाइसेस या वायरलेस डिवाइसेस, जो भी डिवाइस आप बना रहे हो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस मैन्युफैक्चरिंग में आपको मिलेंगे। तो लैंडस्केप अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं होगा, आई एम श्योर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए होंगे जब से ये लास्ट टाइम बनाई गई।
तो बेसिकली डीपेन मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये एक कंसेप्ट नहीं है। ये मेरे हिसाब से पब्लिक ब्लॉकचेन लेयर वंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूज करने का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि भैया जैसे लोग बोलते हैं कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन यूज कहाँ होती है, क्रिप्टो का यूज कहाँ है। तो आप डीपिन देखें तो आपको सबसे ज्यादा यूज केसेस डीपिन में मिलेंगे, जहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब एम्पावर हों। ठीक है, तो अगर आप यूजर हैं तो आप इंसेंटिवाइज होंगे, आपको भी यूज करने का मन करेगा उस प्रोजेक्ट को और उस डिवाइस को, क्योंकि आप एक पब्लिक गुड्स की तरह भी उसको सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंसेंटिव मिलता है वो यूज करने का। ठीक है, तो चलिए अब आशा करता हूँ आपको मोटा मोटी दीपिन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो 6 प्रोजेक्ट्स मैंने चुने हैं अब उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट है एंड्रीना। एंड्रीना क्या है, ऐसा डीपिन प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रिप्लेस करना चाहता है कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट का एक्सेस देती हैं। ये कंपनीज के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस लेते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर आप हैं तो एयरटेल हो गया या जियो हो गया या BSNL हो गया। और जो इंटरनेट एक्सेस है आप इन्हीं के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आइडिया ये है कि कुछ कुछ ज्योग्राफीज जैसे कि US, कनाडा और सऊदी अरेबिया, वहाँ पे इंटरनेट के जो रेट्स हैं, जो रिटेल रेट्स हैं, जो एंड यूजर रेट्स हैं हम और आप जैसे लोगों के, वो बहुत महंगे हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ISPs जो हैं वो बहुत सारा पैसा बीच में अपना मार्जिन रखती हैं। और उसके पीछे रीजन ये भी है कि जो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उनको अपना जो नेटवर्क सेटअप करने का हार्डवेयर कॉस्ट है और ये है वो है, वो काफ़ी सारा लगता भी है। बट इवन आफ्टर दैट उनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। और ये प्रोजेक्ट ये चाहता है कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं इनकी जो मोनोपोली है और इनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है इस पूरे इंटरनेट एक्सेस पे, जो कि एक फ्री एक्सेस होना चाहिए, एक इट्स लाइक अ राइट। आज के टाइम में इंटरनेट एक्सेस शुड बी अ राइट, पर इन लोग का उस पर कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल ISP से उठा के वो आप और मैं और हम जिस जगह रहते हैं उस कम्युनिटी को वो उसका कंट्रोल देना चाहते हैं। तो ये कैसे होता है? एंड्रीना बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है उनका। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या किसी ऑफिस बिल्डिंग में रहते हैं तो आप अपने हिसाब से, और ये वो हेल्प करेंगे आपको कि आपको कितने डिवाइसेस की जरूरत है, और ये उनका पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है ऐप के थ्रू। तो आप ये डिवाइसेस खरीदें और अपने कम्युनिटी के हिसाब से आप ये डिवाइस, कम्युनिटी पूरा मिलके ये डिवाइसेस परचेज करेगी और इंटरकनेक्ट होगी साथ ही साथ में। और साथ ही साथ में अगर जो यूजर्स ये इनिशियल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते कम्युनिटी परचेज में, बट वो सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहते हैं, तो फिर वो इस कम्युनिटी को, ये जो लोग हैं जिन्होंने डिवाइस एक्सेस परचेज किया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भैया हर महीने हम आपको इतना पैसा देंगे इंटरनेट एक्सेस के लिए। सो इसेंशियली क्या हुआ कि आपकी जो ISP है उसको रिप्लेस कर दिया है एक कम्युनिटीज ने, जिन्होंने वो उस बिल्डिंग में वो नेटवर्क सेटअप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हैं? एक तो जो जिन्होंने हार्डवेयर खरीदा है उनको इंसेंटिव मिलता है कि उनको वापस पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स लाइक अ बिजनेस, सो दे विल अर्न मनी आउट ऑफ इट। और जो एंड यूजर्स हैं उनको सस्ते में इंटरनेट एक्सेस मिलता है। अब तो ये तो ये मोटा मोटी एंड्रीना का पूरा मैकेनिज्म है, और एक इस तरह से अ, वो एक तरीके से ISPs की जो मोनोपोली है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर US में है,
तो अगर आप में से कोई यूएस जा रहा है या यूएस में कोई रहता है, उनके साथ बात कर सकते हैं, चेक सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि ऐसा भी एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है, और शायद वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल हो। दूसरा प्रोजेक्ट है जियोडनेट। जियोडनेट जी एक डीपिन प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली, जो कि आईओटेक्स ब्लॉकचेन पे बना है। और ये जीपीएस का जो पोजीशन डेटा है उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो आइडिया ये है कि जो अभी जो नॉर्मल जीपीएस डेटा हम लोग यूज़ करते हैं जैसे मैप्स में या उबर में, तो वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 2 या 3 मीटर तक है। बट ये जो एक्यूरेसी ये काफ़ी ख़राब है कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में, जहाँ पे आपको सपोज पता लगाना है कि एक एरिया में कितने वेजिटेबल्स हैं, या सॉइल क्वालिटी इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में कैसी है। या अगर माइनिंग में अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये छोटे से एरिया में क्या है, माइनिंग के कुछ कुछ माइन किया जा सकता है, या लीकेजेस कहीं पे, यू नो अगर आपके अंडरग्राउंड कुछ पाइप्स हैं यहीं पे लीकेज हो रही है, तो वो पिन पॉइंट कैसे करें। और ऑफ कोर्स डिफेंस में जहाँ पे आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जीपीएस का जो कमर्शियल डेटा है वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी नहीं है। तो जियोनेट का जो ने एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है आरटीके। आरटीके का मतलब है रियल टाइम काइनेमेटिक। और ये एक सैटेलाइट नेविगेशन टेक्निक है, जो कि ये जो प्रिसिशन है ग्लोबल डेटा का, वो 2 से 3 मीटर से घटाकर 1 से 2 सेंटीमीटर तक कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसिशन है, कितना बेहतर हो जाएगा आरटीके से। तो अब इसमें कम्युनिटी कहाँ आती है? इसमें कम्युनिटी आती है कि अगर आप ये इस नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसमें डेटा की एक्यूरेसी को आप अपने एरिया में लाना चाहते हैं, तो आप एक माइनर बन सकते हैं जिसको बोलते हैं सैटेलाइट माइनर। ऑलरेडी अगर आप इनके कंसोल एप्लीकेशन में जाके देखें, 5,000 से ज़्यादा माइनर्स वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी नेटवर्क पे एडेड हैं। और अगर क्योंकि हम डीपिन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इनका खुद का भी एक फ्लाई व्हील है, अम, जो कि इंश्योर करता है कि लोग कनेक्टेड रहें, कंटिन्यूस ऑपरेशन रहे, और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आए। बिकॉज ये सब इंसेंटिवाइज्ड है, सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज होते हैं। ठीक है, आगे अच्छा, अगला जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है फ्रोडो बॉट्स। फ्रोडोबॉट्स क्या करता है, ये आपको रिमोटली एक 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 साइड वॉक रोबोट, जो रोड के साइड में जहाँ फुटपाथ है वहाँ पे चलने के लिए रोबोट बनाया है, जो कि आप अपने घर पे बैठ के रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके पीछे जो रीज़न है ऐसा का क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि वो एक डेटा मैप करना चाहते हैं सिटी के अंदर, कि ये जो गलियां हैं उसके जो साइड वॉक हैं वो कैसे कैसे मैप्ड हैं, दुकानें कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से स्टोर्स हैं, किधर बम्प्स हैं, किधर रैंप है, किधर ये क्वालिटी कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ पे क्या है। तो ये सारा जो साइड वॉक का जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम और आप चलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये कैप्चर कर रहे हैं। और आइडिया ये है कि ये जो डेटा इतना करोड़ों करोड़ों रिकॉर्ड्स वो कैप्चर करेंगे हर जगह का, वो ये डेटा यूज करके फिर एक राइड, जो जो लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनके लिए एक एआई मॉडल बना सकते हैं। तो इन्होंने फ्यूचर देख रखा है ऑलरेडी, और ये फ्यूचर सही मायने में बोलूं तो ये फ्यूचर आगे अब से 10 20 30 साल का फ्यूचर नहीं है, ये उससे पहले का ही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अगर आपने रीसेंट डेवलपमेंट्स रोबोटिक्स में नहीं देखी हैं, तो मैं आपको बता दूं जो कंपनीज हैं जाए लाइक टेस्ला, बॉस्टन डायनामिक्स, हुआवे, फ्यूचर, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है। और अब वो बस आखिरी पड़ाव में है उसको कमर्शियली वायबल करने के लिए।
अगर आप ये रोबोटिक्स पे सर्च करें यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारे रीसेंट वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि इन कंपनीज के डेमो, उनके इन कंपनीज ने अपने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ह्यूमनॉइड मतलब जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। और ये कुछ ही महीनों में हुआ है एक ही साथ। अब लोग ये मानते थे कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो अब से अभी भी काफी साल लगेंगे उनको बनने में, बट ये जो कुछ हफ्तों की जो रीसेंट डेवलपमेंट है, इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि ये रोबोट्स बहुत जल्दी ही आपको सड़कों पे और गलियों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो आउट ऑफ द फैक्ट्री या आउट ऑफ द ऑफिस एप्लीकेशन जो है, वो है डिलीवरी का। तो अगर आप कोई फास्ट फूड डिलीवरी सर्विस चलाते हैं, तो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आप रोबोट्स यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ रोबोट्स ने ध्यान में रखी है, और इसीलिए वो रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए जो एआई मॉडल बनेगा, उसके लिए जो डेटा की जरूरत पड़ेगी वो ये ऑलरेडी कैप्चर करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे इसलिए लगता है। और दूसरी बात ये है कि ये क्या है कि इन्होंने अपन अब डीपिन, अभी हमने देख लिया इंसेंटिवाइजेशन या फ्लाई व्हील का। यहाँ का फ्लाई व्हील क्या है बाय द वे? यहाँ का फ्लाई व्हील है रिमोट कंट्रोल बाय ह्यूमंस। मतलब आप घर पे बैठे, अपने घर पे, अगर आप इंडिया में बैठे हैं अपने घर से बैठे, एक रोबोट जो सिंगापुर में या हांगकांग में या जर्मनी में चल रहा है, उसको अपने घर से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आप और हमको इंसेंटिव दिया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको इतने टोकन्स देंगे, आपके काम के लिए, आपके टाइम के लिए, आपकी एफर्ट्स के लिए। तो ये उनका फ्लाई व्हील है। ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? बाय द वे, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं बात कर रहा हूँ, इन सब के बारे में जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डीपिन प्रोजेक्ट है उसका नाम है ए फोन। अब आपने सोलाना सागा फोन के बारे में तो सुना ही होगा। सोलाना सागा फोन पहला क्रिप्टो नेटिव, और क्रिप्टो नेटिव तो नहीं, क्रिप्टो अलाइंड स्मार्टफोन है। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्या है, और मे बी शायद हम ये वन ऑफ एक एग्जांपल रहेगा। बट ए फोन एक नया, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही यूनिक है, और एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। अम, ये बेसिकली क्या है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप नॉर्मल अपने फ़ोन पे भी चला सकते हैं। ठीक है। और वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर कनेक्ट एक तरीके से वर्चुअल मशीन है। जैसे कि अगर आप वर्चुअल मशीन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वर्चुअल मशीन्स अलाउ करती हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सके। सपोज आप लिनक्स मशीन चल रही है, आप विंडोज चला रहे हो और आपको एक लिनक्स का कंप्यूटर चाहिए, पर आप डुअल बूट नहीं करना चाहते, आप एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और उसमें एक लिनक्स का इंस्टेंस आप चला सकते हैं, और उसमें ऐसे काम करेंगे जैसे आपका खुद का लिनक्स का मशीन। वो आपके खुद का हार्डवेयर यूज करेगा, बट शेयर करेगा, शेयर्ड यूज हो गया उसका अपने हार्डवेयर का, बट वो अलग ही कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये फोन भी वैसा ही मुझे लगता है। वो एक सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन है जिसमें एक फोन की तरह बिहेव करेगा। उसकी कुछ कुछ खास बात है। एक तो उसमें एक अपना ही वेब 3 ऐप रहेगा, ऐप स्टोर रहेगा, जहाँ से कि आप यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, कोई और अदर एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है कि ये डिसेंट्रलाइज क्लाउड टेक्नोलॉजी में बना है, मीनिंग कि वो जो हार्डवेयर जो शेयर हो रहा है वो आपका तो शेयर करेगा ही, बट वो एक रिमोट नेटवर्क का जो हार्डवेयर एक्सपोज किया गया है उसको यूज करेगा, और वो रिमोट नेटवर्क है एथीर क्लाउड का। और साथ ही साथ, और वो जीपीयूज हैं उस पे, वो जीपीयूज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो ऐसा लगेगा जैसे आपका फोन में खुद में जीपीयू एक लगा हुआ है। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोजेक्ट है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया इसके बारे में।
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इसके बारे में, जहाँ पे ये आर्टिकल्स या ब्लॉग्स जहाँ पे इसको सिंपल भाषा में समझाया गया हो। बट मैं समझ सकता हूँ हल्का फुल्का, अगर आप वर्चुअल मशीन से पहले कभी आपने काम किया हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि ये फोन क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट होगा, और देखना होगा कि ये आगे जाके लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये इसलिए मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोजेक्ट लगा। और आखिरी जो प्रोजेक्ट मैं इस बार इस वीडियो में बात करूंगा उसका नाम है साइलेंसियो नेटवर्क। अब हम लोग अगर पोल्यूशन के बारे में बात करें, ज़्यादातर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, है ना, धूल मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स, व्हीकल डिस्चार्ज या फैक्ट्री डिस्चार्ज। बट हम नॉइस पोल्यूशन के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं। साइलेंसियो क्या है, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ डिवाइसेस का जो कि नॉइस पोल्यूशन लेवल्स को चेक करता है और उसका एक मैप बनाता है कि नॉइस पोल्यूशन लेवल्स कहाँ पे कितने हैं, और आपको मैप नजर आ सकता है। तो अब साइलेंसियो की ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बेसिकली क्या है, उनके अपने खुद के डिवाइसेस नहीं है जैसे कि हमने दूसरे डीप इन प्रोजेक्ट्स में देखा। बट वो एक ऐप है जो आप अपने स्मार्टफोन पे रन कर सकते हैं। तो ऐप रन करने के बाद आप नॉइस पोल्यूशन लेवल्स मैप कर सकते हैं, और वो फिर एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ वो मैप हो जाता है। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। पहली बात तो ये नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात करता है, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग आपस में बात करते नहीं है। बट अगर पर ये नॉइस पोल्यूशन एक्चुअली में है इतनी बड़ी प्रॉब्लम या नहीं, तो इसके बारे में अगर आप साइलेंसियो का लाइट पेपर देखें तो उन्होंने कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मूव करके बड़ी बड़ी सिटीज में आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जो सिटीज हैं इसमें पोल्यूशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो एयर हो या नॉइज हो। तो वो एक दिक्कत पड़ने वाली है उस मामले में। दूसरा, जो यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी है, उन्होंने ये कहा है कि एयर और नॉइज पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है पब्लिक हेल्थ के लिए। और तीसरा डेटा पॉइंट उन्होंने ये लिखा है, जो EU यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अपना एक टारगेट बना रखा है कि 2030 तक वो एनवायरमेंटल नॉइज पोल्यूशन को 30% तक घटा देंगे। तो ये सब डेटा पॉइंट्स देखकर ये लगता है कि नॉइज पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि उसके बारे में हम आपस में आम लोग जनता आपस में बात नहीं करते। तो एक अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा एक प्रॉब्लम पिक किया है जो कि एक्चुअली में एक रियल प्रॉब्लम है, पर जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। और एक बार उसके बारे में पता लग गया मुझे, तो मैंने भी ऐप डाउनलोड किया। मैं भी उसको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का भाग या हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो ऐप के बारे में बात करें, ऐप बहुत आसान है। आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। एक बार आप अंदर चले जाएंगे तो वो आपको नॉइज लेवल्स कैलकुलेट करने का ऑप्शन देता है, और वो नॉइस लेवल कैलकुलेट करने के लिए वो के बाद वो आपको कुछ टोकन्स रिवॉर्ड देता है उस काम के लिए। और इसमें दो ऑप्शंस हैं जैसे आप कर सकते हैं। एक तो वेन्यू चेक इन। सपोज आप बाहर जा रहे हैं और किसी मूवी थिएटर में चले गए या किसी रेस्टोरेंट में चले गए, और आप उस वेन्यू या उस लोकेशन का नॉइस लेवल चेक करना चाहते हैं, तो आप वो ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं और वॉक करते करते आप कंटिन्यूसली नॉइस लेवल मॉनिटर करना चाहते हैं जहाँ जहाँ पे आप चल रहे हैं, तो आप वो ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। इनका ऐप बहुत ही अच्छा है, आप जरूर ट्राई करके देखें। और साथ ही साथ आपको टोकन्स भी मिलेंगे अपने टाइम के लिए। अच्छा, तो एक और प्रोजेक्ट है, सॉरी मैंने पहले एक और प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका नाम है स्ट्रीमर नेटवर्क। ये आखिरी प्रोजेक्ट होगा इस वीडियो का, इसके बाद और नहीं है। तो स्ट्रीमर नेटवर्क क्या है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे आप रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि आप कुछ एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, और आपको सपोज मान लीजिए कि मार्केट के जो स्टॉक प्राइसेस हैं या इंडेक्सेस के जो प्राइसेस हैं उसका डेटा आपको रियल टाइम में चाहिए। तो अभी क्या करते हैं आप
जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी एपीआईज एक्सेस करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो कोड बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और साथ ही साथ आपको एपीआई एक्सेस के साथ आपको डिपेंडिंग ऑन आपका एपीआई एक्सेस कैसा है वो डेटा आपको एनेबल अवेलेबल होता है। पर अब क्या है विद स्ट्रीमर, ये जो डेटा है ये बेसिकली एक तरीके से एक झरना है। वो झरने में डेटा आ रहा है और जा रहा है। आपको सिर्फ ये करना है, आपको खड़े हो जाना है उसमें, और उसमें अपना ग्लास लेकर पानी निकाल लेना है, ग्लास लेके पानी निकाल लेना अपने आप। तो इस तरह से आप समझे, यहाँ पे कोई एपीआई की जरूरत नहीं है, आप सीधा ज़्यादा उस डायरेक्टली जाके वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है। तो आप अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है। जैसे अगर आप वेदर इंफॉर्मेशन देखें, हमने डीमो के बारे में बात किया जो एक वेदर डीपिन है, उसका जो रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन अगर आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो डीमो के स्ट्रीम पे जाके उसका एक्सेस ले लीजिए, आपको डायरेक्टली उसका डेटा ऐप में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मार्केट का चाहिए तो आप बाइनेंस का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं या उसके डेटा की आपको ज़रूरत है तो आपको वो भी मिल सकती है। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर मेरे पास डेटा सोर्स है कोई, और अगर मैं उस डेटा सोर्स को मोनेटाइज करना चाहता हूँ, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं एक डेटा स्ट्रीम अपनी खुद की बना सकता हूँ इनके नेटवर्क पे, और वो डेटा स्ट्रीम अवेलेबल बना सकता हूँ फॉर सब्सक्राइबर्स। तो कोई भी अगर वहाँ पे है, वो डेटा स्ट्रीम चाहता है, वो डेटा चाहता है, वो मुझे पैसे दे सकता है और वो डेटा स्ट्रीम का एक्सेस। इमेजिन करिए कल को एआई रोबोटिक्स की हमने बात की, अगर ये जो आईओटी डिवाइसेस और रोबोटिक्स की हमने बात की, अगर ये रोबोट्स आपस में बात करना चाहते हैं, आपस में कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो वो सिंपल ये कर सकते हैं कि वो स्ट्रीमर को यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली वो आपस में बात कर सकते हैं रियल टाइम डेटा के साथ। ठीक है। अम, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, मुझे फाइनल प्रोजेक्ट मुझे लगा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और डीप इन सेक्टर में स्पेशली मेरे को लगता है और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो बड़े यूनिक हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर मेरे को ऐसे और प्रोजेक्ट मिलेंगे तो मैं ये वीडियो की दूसरी श्रृंखला बनाऊंगा और बनाते रहूंगा, सो दैट एक तो मुझे लर्न करने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब नई नई चीज़ें, और फिर मैं आपके साथ शेयर करने करता हूँ, जो कि एक दूसरा रीज़न है मेरे को रिसर्च करने के लिए। तो मैंने लिंक्स इन सब प्रोजेक्ट्स का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट से में इंटरेस्ट है तो आप जाके वहाँ उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करें, और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।